हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक तथा लैब असिस्टेंट की चैप्टर वाइज वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम जो उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक का उसका ऑफिशियल सिलेबस कवर करेंगे। ठीक, इसी क्रम में आज हम जो केमिस्ट्री है ऑफिशियल सिलेबस में जो केमिस्ट्री दे रखा है उसे स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में भी आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, और केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो पैरेलल आती रहेगी, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो दोनों आपको मिलती रहेगी। ओके, अब जो केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें मैंने अभी तक क्या क्या करवा दिया अपने चैनल पे। देखिए जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट यानी कि 9th और 10th है। ओके, 9th और 10th में भी केमिस्ट्री है। ओके, तो इसमें देखिए कौन सा पोर्शन है केमिस्ट्री का। तो देखिए जो ये पोर्शन है यहाँ से लेके और ये लास्ट में यहाँ तक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ तक। ठीक, तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, 9th की केमिस्ट्री है, 9th की केमिस्ट्री में आपको करवा चुका हूँ। ये जो जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं इसमें एक एक जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने एक एक वर्ड कवर किया है। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको इन सबको कवर करना है। यदि आपने इन सबको कवर कर लिया ऑलरेडी तो सही है, अगर आपको इनको भी कवर करना है तो आपको वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ओके, तो ये पोर्शन मैं करवा चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं करवाऊँगा। ओके, अब देखिए जो आगे जो सिलेबस है केमिस्ट्री का हमारा उसे देखते हैं। यह है केमिस्ट्री का ऑफिशियल सिलेबस। अब देखिए इस वीडियो में आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है शायद। ये देखिए चैप्टर नंबर 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो यही पोर्शन आज हम करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन दिख रहा है आपको, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो अपनी प्रेजेंटेशन हर वीडियो के नीचे देनी है, यानी कि आपको पी कमेंट करना है, पी कमेंट करना है या फिर यस कमेंट करना है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो। ओके, जो क्लास है ये ऑफलाइन ही आएगी, ऑनलाइन क्लास नहीं आएगी। ऑनलाइन क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ऑफलाइन क्लास ही आएगी। ओके, और बस आपको यही काम करना है कि हर वीडियो के नीचे पी या फिर यस कमेंट करना है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके कि हाँ कुछ बच्चे, अगर 10 बच्चे भी रोज़ कमेंट करेंगे, मतलब हर वीडियो के नीचे अगर 10 बच्चे भी करेंगे तो मैं क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। ओके, तो इससे आपका भी फ़ायदा है, इससे आपका जो डीसीपी रूल है यानी कंटिन्यूटी है, जो डीसीपी रूल में क्या कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहेगी कि हाँ आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बातें बहुत हो गई, अब वीडियो को हम शुरू करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं वर्गीकरण। ओके, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इसे करेंगे आज। और जो वीडियो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। मैं आपको जो वर्ड मिलेगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, लेकिन प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश ऐसा नहीं होगा। मतलब कि वीडियो जो होगी वो इंग्लिश में होगी, इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, प्योर नहीं होगा कुछ भी। ओके, तो आपको ये मैनेज करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में एक लेमरी नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, रासायनिक पदार्थों की बढ़ती हुई संख्या तथा उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्सेज के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अगर पदार्थ का पूछें कि किसने किया था, तो किसने किया था, लेमरी ने किया था। और कब किया था, 17वीं शताब्दी में किया था। ओके, अब देखिए इन्होंने कितने वर्गों में बांटा था, 3 वर्गों में बांटा था। देखिए कौन कौन सा बांटा था, देखिए वनस्पति पदार्थ, जंतु पदार्थ और खनिज पदार्थ। ओके, वनस्पति पदार्थ यानी कि वेजिटेबल सब्सटेंस। देखिए इसमें किनको रखा गया था, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको वनस्पति पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जो पेड़ पौधे से मिलते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया था, वनस्पति पदार्थ यानी कि वेजिटेबल सब्सटेंस। ओके, जैसे कि अंगूर यानी ग्रेप्स के रस से टार्ट्रिक एसिड मिलता है। ओके, टार्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, अंगूर के रस से। ओके, गन्ने के रस से हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है। ओके, अब देखिए एसिटिक एसिड मिलता है हमारे सिट्रिक फूड से मिलता है। ओके, रबड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाले लेटेक्स जो वो उसका दूध निकलता है व्हाइट कलर का, उसे बोलते हैं लेटेक्स, से रबड़ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लेटेक्स निकलता है कहाँ से, रबड़ के पौधे से निकलता है और इसी से रबड़ आदि प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पहले में तो वो आगे जो पेड़ पौधे से मिल रहे हैं हमें। ठीक है, पहली कैटेगरी में कौन आ गया, जो पेड़ पौधे से हमें सब्सटेंस मिल रहे हैं वो आ गए। ओके, अब दूसरा देखिए एनिमल सब्सटेंस यानी जंतु पदार्थ। ये कौन होंगे, जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए रक्त में, ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मटेरियल। ठीक है, हीमोग्लोबिन मटेरियल जो ब्लड में मिलता है वो हो गया, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, ये भी एक सब्सटेंस है। हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स भी कहाँ होते हैं, जंतुओं में होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गया। ओके, ये सब क्या है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी हमारी खनिज पदार्थ यानी मिनरल सब्सटेंस। तो मिनरल सब्सटेंस कौन होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कहाँ से मिलते होंगे, मिनरल से मिलते होंगे, खनिज पदार्थों से मिलते होंगे। ठीक, जैसे क्या हो गया, तांबा हो गया यानी कॉपर, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ओके, NH4Cl। ओके, नमक हो गया NaCl। ये सब क्या है, मिनरल से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक,
अब देखिए लेवोइजियर थे, लेवोइजियर को तो जानते होंगे आप। लेवोइजियर ने 1784 में 1784 में तथा इसके बाद कुछ अन्य वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर निश्चित किया कि जंतु एवं वनस्पति पदार्थों में एक विशेष घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों में संबंध है, किसमें? जो जंतु वाला है और वनस्पति वाला, जो पहला वाला था और दूसरा वाला था। ओके, कुछ घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए आगे क्या है। अतः लेमरी के वर्गीकरण के सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो जंतु वाला इन्होंने वर्गीकरण किया है और वनस्पति वाला किया है, ठीक है, एनिमल वाला और वेजिटेबल वाला, इन दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है, मतलब मिलते जुलते हैं ये। ठीक, तो इसलिए जो इनका जो सिद्धांत था, इनका जो वर्गीकरण था, जो इन्होंने कैटेगराइज किया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन दिया था, उसको मान्यता नहीं मिली। ठीक है, तो लेमरी का जो वर्गीकरण था यहीं पे एंड हो गया। ओके, देखिए इसके बाद क्या था। इसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जो लेमरी लाए थे वो कब लाए थे? 17th में, ठीक है, 17वीं में। अब देखिए 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में, शुरू में ही, ठीक है, क्या हुआ कि जो जितने भी केमिकल सब्सटेंस थे उनको नेचुरल सोर्स के आधार पर देखिए निम्न वर्गों में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, देखते कौन कौन सा वर्ग है। पहला देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। अब इनऑर्गेनिक देखते हैं, अकार्बनिक। ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह, सरफेस तथा अंदर से प्राप्त होते हैं, चट्टानों आदि से प्राप्त होने वाले खनिजों, मिनरल से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी की सतह पे मिलेंगे, पृथ्वी के अंदर मिलेंगे, चट्टानों पे मिलेंगे, ठीक है, खनिजों से मिलेंगे, इन सब से जो मिलेगा वो इनऑर्गेनिक है। ओके, अतः रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस का अध्ययन किया जाता है, ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जो कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। ओके, अकार्बनिक कौन हो गए? जो पृथ्वी की सतह पे मिलते हैं, अंदर मिलते हैं, चट्टानों पे मिलते हैं, मिनरल्स में मिलते हैं इत्यादि, ये सब क्या हो गए? अकार्बनिक हो गए। यानी मैं अगर सिंपली बोलूँ कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होंगे जिनमें कार्बन नहीं होगा, जिनमें कार्बन नहीं होगा। और कहाँ से मिल रहे हैं ये आपको पता चल गया। और जिनके जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ देखते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन होंगे? ऐसे पदार्थ जिनको जीवधारियों, लिविंग बींग्स, पेड़ पौधे यानी प्लांट्स और ट्री, जीवित पदार्थों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीवित चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, जीवित चीज़ों से, उनको क्या बोला जाता है? कार्बनिक पदार्थ या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, कार्बनिक पदार्थ किया जाता है। और देखिए जिस ब्रांच में हम रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, इन पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर सिंपली बोलूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होगा? तो कार्बन होगा। ठीक है, जिनमें कार्बन होगा वो क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होंगे। ओके, अब देखिए उपरोक्त वर्गीकरण के पश्चात बर्जिलियस ने 1815 में बताया कि क्या बताया बर्जिलियस ने? कि जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति, वाइटल फोर्स पाई जाती है जिसके कारण वे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसे ही जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, तो बर्जिलियस ने दिया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैव शक्ति सिद्धांत या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? तो बर्जिलियस ने दिया था। ओके, बर्जिलियस ने दिया था। कब दिया था? 1815 में। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा गया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता। किसने कहा? ये बर्जिलियस ने कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक, परंतु सन 1828 में फ्रेडरिक वॉलर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? यूरिया बना दिया। ठीक है, इन्होंने यूरिया बना दिया और जो थ्योरी थी जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको कैंसिल कर दिया, निरस्त हो गया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रेडरिक वॉलर ने। फ्रेडरिक वॉलर ने इस सिद्धांत का अंत किया और शुरू किसने किया था? बर्जिलियस ने। इसके बाद तो बनने ही लग गए, एक क्रांति से आ गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि 1845 में कॉल्बे ने एसिटिक एसिड तथा 56 में बर्थलोट, ठीक है, बर्थलोट, ये सब वैज्ञानिक के नाम, इन्होंने क्या बनाया था? मीथेन गैस को बनाया था। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि बर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बोला कि जो एक जीवित प्राणी होता है उसमें एक प्रकार की शक्ति पाई जाती है, जैव शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण वो कार्बन की यौगिक का निर्माण करते हैं और इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसको असत्य किसने साबित किया? इसको असत्य साबित किया फ्रेडरिक वॉलर ने। कब? 1828 में। क्या बनाया इन्होंने? सबसे पहले यूरिया बना दिया। देखेंगे अभी कैसे बनाया यूरिया। ठीक है, उसके बाद 1845 में कॉल्बे ने क्या बनाया? एसिटिक एसिड बनाया। ठीक है,
और 1856 में बर्थलोट ने क्या बनाया, मीथेन गैस बनाया। ओके, ये बनाया। अब देखिए आगे, अब देखिए कि फ्रेडरिक वोल्टर ने किस प्रकार से यूरिया बनाया था। इन्होंने अमोनिया लिया, ठीक है, और हाइड्रोसाइनिक एसिड लिया, इन दोनों को गर्म किया साथ में, ठीक है। इन दोनों को गर्म करने से क्या बन गया, अमोनियम साइनेट बन गया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा है NH4, देखिए इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, OCN ये भी लिखा हुआ, और ऐसे भी लिख सकते हैं NH4CNO, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, देखिए सब चीज़ उसमें यही, बस O को इधर कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे भी आपको कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो अमोनियम साइनाइड बनाया सबसे पहले, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को गर्म करके, ठीक है। फिर अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और ये बन गया NH2CO NH2, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है, NH2CO NH2, ये किसका है, यूरिया का, ठीक है। यूरिया बन गया। इसी यूरिया के बनने के साथ जो बर्जिलियस का सिद्धांत था वो नलीफाई हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए, उपरोक्त फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक रसायन की परिभाषा कैसे दे सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, तो आप देखिए अब इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि कार्बन के समान गुण तथा समान संरचनाओं, कार्बन के जैसे तो गुण होने चाहिए उसमें, उसी के जैसे समान गुण होने चाहिए, और संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए, कार्बन के जैसा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोलेंगे, जिनके गुण कैसे होंगे, कार्बन के जैसे, स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, कार्बन के जैसे, ठीक है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं जहाँ पे इंग्लिश बोलूँगा तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, और अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, ओके। आगे देखिए, अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को बोला जाता है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जिसमें हम कार्बन के द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ओके। अब आगे देखिए, अब यहाँ से हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुण देखेंगे, फिजिकल केमिकल सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे, 100%। और ये चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आते हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। और ये भी बोलूँगा मैं आपको, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाएं। अभी से अगर आप नोट्स बनाओगे तो जो लास्ट वाला मंथ मिलेगा आपको, जब एग्जाम होने वाला होगा उससे पहला वाला मंथ हो जाएगा, लास्ट मंथ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके नोट से ही, ठीक है। क्योंकि उस टाइम आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने नोट से पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं हम कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों के गुणों में अंतर, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना है वन दरोगा में, कार्बनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम है। यहीं अगर बात करें इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखिए कम होता है, और इनऑर्गेनिक का ज़्यादा होता है, ठीक। बॉन्ड का नेचर देखें, बॉन्ड का नेचर कार्बनिक में कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये कार्बन के बने होते हैं, और कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बनाता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक की बात करें तो ये यौगिक में विद्युत संयोजन, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट दोनों बना सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट दोनों बनाते हैं, ठीक। सॉल्युबिलिटी देखते हैं, विलेयता। तो देखिए जो कार्बनिक है वो जल में कम विलेय हैं, जल में कम घुलते हैं, तथा अध्रुवीय विलायक यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें अधिक विलेय हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें ज़्यादा घुल जाते हैं, जबकि पानी में कम घुलते हैं, ठीक है, कार्बनिक। जबकि यहाँ बात करें हम इनऑर्गेनिक की, तो ये यौगिक जल में अत्यधिक विलेय, जल में बहुत ज़्यादा घुलते हैं, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उनमें कम घुलते हैं, ठीक है, इसका उल्टा है, ठीक। आइसोमेरिज्म देखते हैं, यानी समावयवता, ये प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रदर्शित करते हैं समावयवता को। बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और कुछ लेकिन दिखाते हैं, कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, जो संक्रमण तत्व हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं समावयवता को, ठीक है, आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, इनमें क्या विशेषताएं, क्या विशेष है इनमें, ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मुख्य विशेषताएं, सोर्स देखते हैं कहाँ से मिलते हैं ये, तो अभी आपको बताया जितने भी लिविंग चीज़ है, जिंदा है जो भी चीज़, वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो लिविंग किंगडम से हमें ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए यौगिकों में तत्वों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, इनके जो कंपाउंड होंगे उसमें किस चीज़ की उपस्थिति होगी, तो इन यौगिकों में कार्बन तो होगा ही होगा, सबसे मेन कार्बन तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब हो सकता है,
ठीक है, ये तत्व भी हो सकते हैं। और ये सभी तत्व आपको कैसे दिख रहे हैं, दहनशील दिख रहे हैं, ठीक है, कंबस्टिबल दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी तत्व। ठीक, आगे देखिए थर्ड क्या है, थर्ड विशेषता देखिए गुणों की समानता, ठीक है, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। जो इनकी प्रॉपर्टी है वो कैसे होती है, सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि सब में तो कार्बन है, ठीक है। इन यौगिकों के गुणधर्म आपस में काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। इनके जो कंपाउंड्स हैं उनके गुणधर्म कैसे मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। लगभग सभी कार्बनिक यौगिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम गर्म करें, बहुत ज़्यादा ताप पे गर्म करें, तो मतलब रेड हॉट करते हैं, बिल्कुल लाल कर दें गर्म करके, तो क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, सब के सब, ठीक। जबकि जो अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, उसमें समानता ही नहीं देखी जाती है। ओके, तो इनके कंपाउंड कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। आगे देखिए अणुओं की जटिलता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सामान्य रूप से इन यौगिकों के अणुओं की संरचनाएं, स्ट्रक्चर जो काफ़ी जटिल होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी कारण से इनके अणुभार अत्यधिक होते हैं। जो इनका अणुभार होता है अत्यधिक होता है, क्यों, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जटिल होता है, ठीक, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इनका अणुभार है वो अत्यधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन भी एक कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका अणुभार देखिए 10,000 से लेके कई लाख तक हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है इसका, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब देखिए इसके अतिरिक्त अकार्बनिक पदार्थों में इतनी जटिलता नहीं पाई जाती। अकार्बनिक जो इनऑर्गेनिक होती है उनमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाया जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है इसका, श्रृंखलित होने का गुण, ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी है, कैटिनेशन का गुण किसमें होता है, तो कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन 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 जोड़ के बहुत लंबी चेन बना देता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन, यानी कि श्रृंखला बनाना, ठीक। तो देखिए कार्बन के परमाणु आपस में बड़ी संख्या में संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन करके श्रृंखला यानी कि चेन बनाने की प्रकृति रखते हैं, ठीक है। कार्बन, मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या कर सकता है, बहुत लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। इसे ही श्रृंखलित गुण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो ये लंबी चेन बना रहे हैं, ठीक है। यह प्रकृति विशेष रूप से कार्बन में होती है। देखिए एक तो कार्बन में हो गया सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन में होती है, सल्फर में होती है, फास्फोरस में होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके विविध श्रृंखला यानी कि ओपन चेन, ठीक है। एक तो होता है विविध, एक होता है संविध, ठीक है, क्लोज चेन और ओपन चेन, ठीक है, तथा संविध श्रृंखला, ये देखिए दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है। एक तो विविध भी बनाएगा यानी ओपन चेन भी रहेगा, और एक होगा क्लोज चेन, यानी दोनों प्रकार के ये श्रृंखला बनाता है, ठीक है, क्लोज चेन भी और ओपन चेन भी। ओके, इसी प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी के कारण कार्बनिक यौगिकों की ज्ञात संख्या लगभग 20 लाख से भी अधिक है, ठीक है, 20 लाख से भी अधिक है। कार्बनिक कंपाउंड्स 20 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक। जबकि अकार्बनिक यौगिकों की संख्या केवल 90,000 से 1 लाख तक होगी, ठीक है, यानी इनकी संख्या कम है इनऑर्गेनिक की। ओके, आगे देखिए श्रृंखलित होने का गुण कार्बन परमाणु में सबसे अधिक होता है। जो मैंने आपको बताया किसमें होता है सबसे ज़्यादा कैटिनेशन का, तो कार्बन में होता है, ठीक। क्योंकि कार्बन बॉन्ड, ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होती है। इसकी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन की क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपसे कारण पूछे, आपको ये पता चल गया कि कार्बन में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की पावर होती है, पर क्यों होती है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक। कुछ मुख्य तत्वों में बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी मोल निम्न प्रकार दी गई है। देखिए यह बॉन्ड कार्बन कार्बन, देखिए कितना किलो कैलोरी है इसमें, 85, सबसे ज़्यादा आपको यही देख रहा होगा, ठीक है। सिलिकॉन में देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, ये सब भी बनाते हैं, ठीक है, श्रृंखला। तो देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन होगा कितना, 85 किलो कैलोरी मोल, ठीक है, इसकी यूनिट होगी किलो कैलोरी मोल, 85 किलो कैलोरी मोल। सिलिकॉन की कितनी है, 54, और ये बाकी आप देख सकते हो, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसके घटने के साथ साथ तत्वों की श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति भी घट जाती है। मतलब जिसकी जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी वो उतना ही कम उसमें कैटिनेशन की पावर होगी, मतलब श्रृंखला बनाने की पावर उसमें उतनी कम होती जाएगी जितनी कम क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। आगे देखिए सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी अभी हमने डिस्कस कर लिया। जो कार्बनिक यौगिक प्राय जल में अविलय हैं, बहुत कम घुलते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल बोल सकते हैं इसको क्योंकि बहुत कम घुलते हैं। कार्बनिक विलायकों को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन आदि में सॉल्युबल है, ठीक है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, जो कार्बनिक विलायक हैं, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में ये घुल जाते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समावयवता, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए यह कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा गुण है। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, अब देखिए अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। ये ऐसा गुण है जिसमें एक ही अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा। देखिए जिसमें एक ही अणुसूत्र मॉलिक्यूल फार्मूला के द्वारा एक से अधिक यौगिकों को व्यक्त किया जा सकता है। एक ही मॉलिक्यूल फार्मूला होगा,
ठीक है, अभी आगे देखेंगे। एक ही मॉलिक्यूल फार्मूला होगा लेकिन कंपाउंड जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। फार्मूला एक ही होगा, कंपाउंड लेकिन अलग अलग होंगे, ठीक है। यह गुण संक्रमण तत्वों जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं कि यौगिकों को छोड़ के अन्य अकार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता। अगर हम ट्रांजिशनल एलिमेंट को छोड़ दें तो जितने भी अकार्बनिक हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक है कंपाउंड है, उनमें नहीं पाया जाता ये गुण, ये सिर्फ कार्बनिक में पाया जाता है और ट्रांजिशन एलिमेंट में। ओके, देखिए अब अगर आपसे पूछे कि आइसोमरिज्म है क्या, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो परंतु उनके संरचना सूत्र तथा गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं एक दूसरे के आइसोमर, तथा उनकी यह गुण आइसोमरिज्म कहलाती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको, जो यौगिक है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा और गुण भी क्या होंगे, डिफरेंट होगा, पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक होगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड का, ठीक है। तो एक दूसरे को वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, और जो ये गुण है इसको क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म कहेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब देखिए आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल पता नहीं कितनी बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, मैंने बहुत जगह ये क्वेश्चन देखा है। C2H6O, जो C2H6O है ये क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल का आइसोमर कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं और इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। इथाइल एल्कोहल भी है ये, और क्या है, देखिए इथाइल एल्कोहल कैसे हो गया, C2H5OH, एक एच इधर डाल दिया, इथाइल एल्कोहल हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C2H6O ही है, लेकिन इनके नाम अलग है और ये गुण में भी अलग है। डाइमिथाइल ईथर इसका गुण अलग है, इथाइल एल्कोहल का गुण अलग है, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, आइसोमर हो गए, ठीक है, समायवी हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं बंधों की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कैसा होता है इसमें आपको बताया मैंने, कोवेलेंट होगा, ठीक है, सहसंयोजी बंध होगा, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या होगा, कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों होगा, ठीक। आगे देखिए अभिक्रिया की स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक, जब इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या स्पीड होगी। ऑर्गेनिक यौगिकों में अभिक्रिया रिएक्शन परमाणुओं के मध्य होती है, अतः इनकी अभिक्रिया मंद गति होती है, स्लो स्पीड से काम करती हैं। जो इनकी अभिक्रिया होती है स्लो होती है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, कार्बनिक जो यौगिक है उनमें जो अभिक्रिया की गति है वो कैसी होती है, स्लो होती है, मंद गति होती है, ठीक है। इनकी अभिक्रियाओं में पहले पुराने बंध टूटने पर फिर नए बंध बनते हैं, ओके। पहले पुराने बंध टूटेंगे फिर नए बंध बनेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पीड होगी ऑर्गेनिक में वो कैसी होगी, स्लो होगी, जबकि इनऑर्गेनिक में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में कैसी होगी, हाई स्पीड होगी, बहुत जल्दी होगी उनमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक में, अकार्बनिक में जो रिएक्शन की स्पीड है वो कैसी होगी, तेज होगी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होगी। नेक्स्ट देखिए सजातीय श्रेणी में वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन इन होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज को अभी आगे जाके हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न सजातीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में ऐसी कोई श्रेणी नहीं है। अकार्बनिक में तो होमोलोगस सीरीज होती नहीं है, कार्बनिक में होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ गुण थे जो कार्बनिक कंपाउंड को एक विशेष आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये सभी गुण से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सभी गुण आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब आगे देखिए कार्बनिक यौगिकों के स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से सोर्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ से मिलता है, ठीक है, पेड़ पौधे से मिलता है, कोल से मिलता है। अब कोल बोलोगे ये तो लिविंग नहीं होता है, तो कोल पहले क्या होता था, लिविंग था, यानी ट्री से तो बनता है। जब ट्री जमीन के नीचे दब जाता है बहुत वर्षों तक, हाई प्रेशर के कारण जो उसका अपघटन नहीं हो पाता, इसलिए वो कोल में बन जाता है। तो बना किससे, ये जीवित से ही तो बना, ठीक। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, देखिए फर्मेंटेशन में कुछ जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में उचित ताप पर सरल यौगिकों में किण्वन कराया जाता है। तो जैसे अल्कोहल हो गया और जैसे शुगर कैन से हम चीनी बनाते हैं, वहाँ सब में क्या होता है, फर्मेंटेशन यूज़ किया जाता है, ठीक। फर्मेंटेशन भी हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका। अब आगे देखिए कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का संगठन। तो मेन क्या होना चाहिए, इसमें क्या कंपोजिशन होना चाहिए, सबसे पहले तो कार्बन तो होना ही चाहिए भाई कार्बनिक में, ठीक है। तो अधिकतर कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी होते हैं, ओके। जो यौगिक केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किनको बोलेंगे, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन हो गया तथा ईथेन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन भी अभी देखते हैं।
अब इसके अतिरिक्त शुगर, तेल, स्टार्च ये सब हो गया, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब भी होता है। किसी किसी में नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है, हैलोजन भी पाया जाता है किसी किसी में, ठीक। तो मेन तो हो गया कार्बन, ठीक। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सब भी पाए जाते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे देखिए कार्बनिक यौगिकों का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके महत्व क्या है? डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, ठीक है। कार्बनिक रसायनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम बहुत यूज़ करते हैं इसका। कार्बनिक रसायन से मानव जीवन, ठीक है, को सुखी एवं समृद्ध बनाने में एक विशेष योगदान। कार्बनिक जो रसायन ने मानव जीवन को बहुत सुख और समृद्ध बनाया है, ठीक है। हमारा भोजन हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ठीक है, अन्य प्रतिदिन जितने भी वस्तुएं होते हैं सब कार्बनिक यौगिक से, ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक से प्राप्त होती है, ठीक है। कुछ मुख्य उपयोगी पदार्थ जो कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं इस प्रकार है, देखिए। भोजन के लिए देखें, भोजन जैसे प्रोटीन हो गया, ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है। फैट एंड ऑयल्स हो गया, विटामिन हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब क्या है? कार्बनिक है। मेडिसिन देखिए, सल्फर ड्रग्स, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये सब क्या औषधि होगी, ये सब कार्बनिक है। कपड़े हो गए, ठीक है, रंजक हो गए, ठीक है, विस्फोट पदार्थ जो एक्सप्लोजिव होते हैं उसमें भी क्या होता है? कार्बनिक होता है। डायनामाइट हो गया, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन हो गया, ये सब क्या TNT जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब, इन सब में भी क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। इत्र हो गया, इत्र में भी जैसे कैम्फर हो गया, सिट्रिल हो गया, ठीक है, आयोनोन, इन सब में भी क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सब कार्बनिक कंपाउंड। कीटनाशक हो गया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब में भी क्या है? कार्बनिक कंपाउंड। और कुछ देखिए, पिगमेंट्स हो गए, कागज, साबुन, जो आप डेली यूज़ करते हो सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ओके, आगे देखिए। अब देखिए कार्बन परमाणु के विशेष गुण, विशेष गुण देखते हैं परमाणु के। इस बार कार्बन परमाणु के देखते हैं। कार्बन की बात हो रही है, कार्बन की, ठीक है, कार्बनिक यौगिक की नहीं, ठीक। तो कार्बन परमाणु के विशेष गुण देखिए। सबसे पहले जो कार्बन परमाणु कैसा है? चतु संयोजकता है उसकी। कैसी वैलेंसी है इसकी? टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी है। देखिए कार्बन के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, सब 6 होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन का 6 हो गया एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी 2 और 4, तो लास्ट सेल में कितने? 4। तो देखिए लास्ट सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 4 और चाहिए इसको 8 करने के लिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 हो गई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्रा वैलेंसी। इसकी वैलेंसी क्या थी? टेट्रा वैलेंसी। ओके, अब आगे देखिए। अब अगर कार्बन की बात करें, बॉन्ड कैसा बनाता है कार्बन? तो कार्बन जो है तीनों बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। अब आगे देखिए, कार्बन के चारों संयोजकताओं की समतुल्य, ठीक है, इक्विवेलेंसी ऑफ 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक समान होती है, जिसकी जो वैलेंसी है ये एक समान होती है चारों, ठीक है। तथा इनकी स्थिति कार्बन परमाणु में सममित, ठीक है, सममित यानी सिमेट्रिकल, ठीक है, सममित रूप में होता है। और अभी आगे देखेंगे जो इनकी जो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी के बीच का एंगल कितना होता है प्रत्येक वैलेंसी में, ठीक है। तो वो एंगल भी देखेंगे जो आपको नोट करना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट ये होता है शायद, ठीक। तो देखेंगे अभी आगे। अब आगे देखिए कार्बन परमाणु की बंधन क्षमता यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी देखिए। तो जैसे अभी हमने देखा कि कार्बन तीनों टाइप के बॉन्ड बना लेता है, सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, ट्रिपल भी बना लेता है। और जो इसकी कैटेनेशन की पावर है वो सबसे ज़्यादा है कार्बन की, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन बॉन्ड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। कार्बन में बॉन्ड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है कार्बन में बॉन्ड बनाने की। ओके, अब देखिए ये एग्जांपल है मीथेन। मीथेन में देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। एथिलीन देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। एसिटिलीन देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाता है। अब देखिए कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर निम्न 2 प्रकार की श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। कार्बन कार्बन जुड़ के क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। किस प्रकार के चेन बनाते हैं? 2 टाइप के चेन बनाते हैं, एक तो ओपन चेन और एक क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में ओपन चेन के रूप में आपस में जुड़ते हैं। ओपन चेन है, ठीक है। अभी इधर से आके कोई और भी जुड़ जाएगा, ठीक है। ओपन चेन है बिल्कुल, ठीक है। देखिए ओपन चेन है, ओपन चेन, ये भी ओपन चेन है, ठीक है। देखिए ओपन चेन को क्या बोला था मैंने? विवृत, ठीक है। और समवृत्त यानी कि जो क्लोज चेन होती है उसमें देखिए, क्लोज चेन में देखिए, क्लोज चेन देखिए इन यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एक बंद श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं। ये श्रृंखला कैसी है? बंद है, बंद है, ठीक है। ओके, तो ये बंद है। ये अभी आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। टाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब देखेंगे अच्छे से, ठीक ठीक।
आगे देखिए संयोजकता की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन वैलेंसीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्बन की चारों संयोजकता एक प्लेन में नहीं होती, एक प्लेन में नहीं होती, ठीक है। अगर एक प्लेन खींच दूं तो यहाँ पे नहीं होती एक प्लेन में, ये सब आपको अच्छे समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक प्लेन में नहीं होती। दो वैज्ञानिक थे लिवेल और वॉन्टॉफ, ठीक है, लिवेल और वॉन्टॉफ, इनके अनुसार कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन के केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है। जैसे ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल बना रहा है और केंद्र पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए और केंद्र पे क्या है, कार्बन है, ओके। तथा उस कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं वैलेंसी उस समचतुष्फलक के चारों कॉर्नर के और निर्दिष्ट यानी कि डायरेक्टेड होती है। जैसे देखिए ये एक कार्बन है और जो इसकी चारों वैलेंसी क्या होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी, चारों कोनों पे, ओके। इस प्रकार प्रत्येक दो संयोजकताओं के बीच, जो मैं आपको बता रहा था, प्रत्येक दो संयोजकता के बीच 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। ये आपको नोट कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है, प्रत्येक दो संयोजकताओं के बीच, प्रत्येक दो वैलेंसीज के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। जब फ्रेडरिक वोलर ने प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया, ठीक है, बर्जिलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी है उसका अंत कर दिया, उसके बाद इतने सारे कार्बनिक यौगिक इतना बना कि ग्रेट रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आज लगभग 24 से 25 लाख, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्ञात हैं, ठीक है। तथा इन यौगिकों के अध्ययन और सरलता यानी इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इजी हो पढ़ने के लिए, इसके लिए क्या किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया, इनको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो यही क्लासिफिकेशन देखते हैं अभी, ठीक। कार्बनिक यौगिक को दो में बांटा गया पहले तो देखिए, जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मेरे पास कोई पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिखता हूँ, फिंगर से लिखता हूँ, इसलिए मैं कई बार जो वर्ड है वो पूरे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है, स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है, या गलत लिख रहा हूँ, वो लिखा ही नहीं जाता इस स्क्रीन पे, इसलिए, ठीक। तो देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको दो में बांटेंगे, ठीक है। एक क्या हो गया, ओपन चेन या फिर इसे क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, और एक हो गया क्लोज वाले, ठीक है, क्लोज वाले बांटेंगे। तो दो में तो ये बांटेंगे, फिर इसको फिर बांटेंगे आगे, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे, एक तो बांटा ओपन चेन वाले में जिसको बोलते हैं एलिफेटिक, ठीक है। अब एलिफेटिक में देखिए इस वर्ग में ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं, ठीक है, जिनके कार्बन परमाणु आपस में खुली अथवा विपरीत श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जिनका खुला चेन होता है। चेन कैसे होती है, खुली चेन श्रृंखला होती है उनकी। इस प्रकार की श्रृंखला शाखित ब्रांचेस भी हो सकते हैं इसमें और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ये चेन बनी है, चेन कैसी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच। ब्रांच मतलब देखिए ये जैसे ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांच क्या होता है, टहनी, जैसे एक मेन शाखा है, इससे ब्रांचेस लग गई इधर इधर इधर, इसी को ब्रांच बोलते हैं। अब ये पहला वाला देखिए एक सिंपल सा चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। अब इसमें देखिए एक ब्रांच यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं ब्रांच। तो ये ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, ओके। वसीय यौगिक फैटिक कंपाउंड जैसे कि फैट, ठीक है, फैटी एसिड आदि में भी कार्बन परमाणु आपस में खुली श्रृंखला जो ओपन चेन के रूप में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो फैट हो गया या फिर फैटी एसिड हो गया, उसमें जो कार्बन है वो कैसे जुड़े होते हैं, ओपन चेन जुड़े होते हैं, ठीक है। इसीलिए हाफमैन जो था, हाफमैन वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया एलिफेटिक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एलिफेटिक। इसीलिए हाफमैन ने यौगिकों की तुलना वसीय यौगिक, वसीय यानी कि फैटी कंपाउंड से करके इसका नाम क्या रख दिया, एलिफेटिक, इसलिए इसके आगे फैटिक लगा हुआ है, ठीक है, यौगिक रखा। तो ये देखिए सिंपल चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं, नॉन ब्रांच्ड, और ये ब्रांच्ड है, ठीक। इनके नाम कैसे पड़ जाते हैं ये सब मैं आपको IUPAC में बता ही दूंगा, ठीक। तो देखिए ओपन चेन को फिर से हम दो में बांट सकते हैं, ठीक है। इन्हें निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है ओपन चेन वाले को, ठीक है। ओपन चेन को किस में बांट सकते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में, ठीक है, इनमें बांट सकते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है, यानी जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, CH4, ठीक है, एथीन हो गया, ठीक है, एथाइल हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिर्फ आपको हाइड्रोजन और कार्बन ही दिख रहा होगा, ओके। अब देखिए आगे, मीथेन को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, ये भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। मीथेन को सभी एलिफेटिक कंपाउंड्स है उसका जन्मदाता कहा जाता है, मीथेन को, यानी मीथेन से ही सबका जन्म हुआ है, ये कहा गया है। वैज्ञानिक मीथेन को जीवन का आधार मानते हैं, ठीक, जीवन का आधार क्या है, मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, ओके।
और ये तो देखिए इसरो से संबंधित है, सितंबर 2014 में मॉम को भेजा गया था मंगल पे, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन को, ठीक है। मीथेन गैस का पता लगाने के लिए भेजा गया था, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है। ये तो ऐसी था जीके के लिए। अब आगे देखिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यानी कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो देखिए ये यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन किसी अन्य क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से विस्थापित डिस्प्लेस हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये था C2H6 होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है, एथेन होना चाहिए था। इसमें क्या हुआ कि एक H को रिप्लेस कर दिया, किसने, OH ने, OH ग्रुप ने एक H को रिप्लेस कर दिया, यानी एक H यहाँ से कम करेंगे और OH जोड़ देंगे, यानी कि क्या होगा C2H5OH, ठीक। एक H को रिप्लेस करके एक या फिर एक से अधिक, ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या आ गया, एल्कोहल आ गया, OH आ गया, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। एथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ये सब क्या डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों में कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु निम्न 4 प्रकार से हो सकती है, ठीक। अब जो चेन है हमारी कार्बन की चेन है, उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु भी निम्न 4 प्रकार के हो सकते हैं। जो कार्बन परमाणु है उसमें वो भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से, प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरा है द्वितीय कार्बन परमाणु, सेकेंडरी कार्बन एटम, और थर्ड है तृतीय कार्बन परमाणु, टर्सरी कार्बन एटम, और फोर्थ है चतुष्क कार्बन परमाणु, ठीक है, यानी कि क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है। ये सब हो गए, ये 4 प्रकार के जो कार्बन परमाणु है ये पाए जाते हैं किसमें, जो श्रृंखला होती है कार्बन की श्रृंखला, ओके। अब आगे देखिए, ये तो पहला हो गया, पहला कौन, ओपन चेन। दूसरा मैंने क्या बोला था, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनको हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो ओपन चेन में और एक क्लोज चेन में। ओपन चेन में फिर हमने 2 बांटा, ठीक है, एक किसमें, हाइड्रोकार्बन में और एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में, ठीक। अब देखते हैं दूसरा जो क्लोज चेन था, साइक्लिक बोलते हैं या फिर क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं, या चक्रीय या फिर समृद्ध श्रृंखला यौगिक बोलते हैं इसको, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणु आपस में संयुक्त होकर एक बंद श्रृंखला, जो कार्बन कार्बन जुड़ के एक क्लोज चेन बनाए, समृद्ध श्रृंखला यानी कि क्लोज चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। देखिए कि पहला क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स यौगिक कौन से होते हैं, इन चक्रीय, ये भी चक्रीय होते हैं, ठीक है, क्लोज चेन होते हैं, में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इनमें चक्रीय होते हैं लेकिन कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, क्योंकि देखिए एरोमेटिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के एरोमा से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक भाषा के एरोमा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, विशिष्ट गंध, स्पेसिफिक ऑड्योर, एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है इनसे, विशेष गंध आती है इसमें, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार की स्मेल, एक विशिष्ट स्मेल, ठीक है। अब आगे देखिए एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बोसाइक्लिक या फिर इसी को क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे या फिर बोलेंगे इसे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। ये क्या होते हैं, देखिए ऐसे यौगिक जिनकी समृद्ध श्रृंखला, मतलब जो क्लोज चेन होते हैं, केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनी हो, ठीक है, यानी इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समचक्रीय। सम यानी एक जैसे, होमो मतलब एक जैसे, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन यही हो बस इसमें, इसके अलावा कुछ ना हो, ठीक है, पर क्लोज भी हो और हाइड्रोजन और कार्बन ही हो सिर्फ, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। जैसे कि बेंजीन देखिए C6H6। अब जो ये 3 है, इन तीनों को आपको रटना है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये 3, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर ये है। देखिए बेंजीन यानी कि C6H6, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें देखिए 3 डबल बॉन्ड है, ये जहाँ पे ये एक्स्ट्रा बॉन्ड दिख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, ठीक। इसके बाद टालविन देखिए H5CH3 लग गया इसके साथ, ठीक है। और एक होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसके साथ COOH ग्रुप लग जाएगा, बाकी नीचे वही है C6H5, ओके। तो ये तीनों आपको तो याद ही रखना है, ठीक है, और इनके जो स्ट्रक्चर ये तो याद ही होने चाहिए। एक तो ये हो गया, ठीक है, एरोमेटिक में। दूसरा क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कुछ आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये जब समृद्ध, ठीक है, क्लोज चेन वाले यौगिक में चक्र में, ठीक है, चक्र में क्या आ जाए, कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि तत्व भी हो, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ये भी आ जाए, तो इनको क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और ये तीनों भी आपको याद करना है, ठीक है। पिरिडीन का देखिए, पिरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पिरिडीन के साथ एन लगा होता है, पिरिडीन, ठीक है। तो पिरिडीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए एरोमेटिक हो गया, यानी कि जो क्लोज चेन था उसमें पहला क्या था, एरोमेटिक। एरोमेटिक के भी 2 पार्ट थे, वो भी देख लिया। अब दूसरा होता है
एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक के बाद दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका, एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं देखिए, ये चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिफैटिक जो ओपन चेन वाले थे उनके समान होता है एलिफैटिक के लिए, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। देखिए एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसलिए क्या होंगे, मतलब जो इनकी श्रृंखला होगी वो तो क्लोज होगी, लेकिन गुण कैसे मिलेंगे, एलिफैटिक से मिलेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, इनमें चक्र में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होगा, लेकिन जो इनके गुण होंगे वो कैसे होंगे, एलिफैटिक के जैसे। ये देखिए साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये ब्यूटेन है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया और साइक्लोहेक्सेन हो गया। जितने आपको लाइन दिख रही है, जैसे इसमें 3 लाइन है, तो देखिए आपको IUPAC में मैं बता दूंगा, मेथ, एथ, ठीक है, प्रोप, ठीक है, ब्यूट, ये होते हैं। तो 3 है तो देखिए इसलिए हो गया ये प्रोपेन, तीसरे पे कौन है, प्रोपेन। ऐसे 4 है यहाँ पे तो ब्यूटेन आ गया, ठीक है। 5 पे पेंटेन होता है, 6 लाइन है इसमें तो इसलिए हेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि चक्र होंगे और इसमें क्या होगा बस कि हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त भी अन्य परमाणु होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। अब अगला टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। आप बोर हो जाओगे इतनी लंबी वीडियो देख के, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो देना मत भूलना, ठीक है। P कमेंट करना है या फिर यस कमेंट करना है, ठीक है। हर वीडियो पर कमेंट करना है, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।